नमस्कार, सीधी सट में आपका स्वागत है। इस बार सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता श्री भवानी सिंह राजावत। जी हां, वही राजावत जो तीसरी बार कोटा से विधायक हैं और 35 साल से कोटा की राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन उनकी चर्चा आमतौर पर उनके वायरल होने वाले ऑडियो की वजह से होती है या वीडियो फुटेज की वजह से होती है। भवानी सिंह जी, आपसे सीधी सट बात शुरू करते हैं। सीधा सट सवाल ये है कि पिछली सरकार में आप मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की आंख का तारा माने जाते थे, अब आप अपने बयानों की वजह से किरकिरी कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है, आज भी मैं उनके आंख का तारा भी हूँ, उनकी नाक का बाल भी हूँ। और जहाँ तक सवाल है बयानों का, बयानों को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया जाता है, मैं सच्चाई के ऊपर हूँ और जो वास्तविकता होती है, जन भावनाएं होती है, वो ही मैं जनता के बीच में प्रकट करता हूँ। अब उसको लेके कई बार विवाद खड़ा हो जाता है और कई बार पार्टी के सामने भी संकट होता है। जितने भी अब तक के बयान हैं, चाहे कितना ही विवादास्पद हो, लेकिन मैं निर्विवाद हूँ। मेरे बयानों के अगर गहराई में जाया जाए तो कहीं न कहीं नजर आएगा उसमें कि हाँ, जनता का दर्द है, जनता का दुख है। मतलब आप निर्विवाद हैं? आपके बिल्कुल निर्विवाद हूँ। मेरा कोई भी बयान अब तक जो है, ठीक है कि मीडिया ने उसको जिस ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं गलती पर। आप कहते हो कि चंद्रकांता मेघवाल का जो मसला हुआ अभी, जी हाँ, आपने कहा कि अधिकारी, हाँ, एक अधिकारी का बयान आया कि हाथ तोड़ देते, आपने कहा हम गर्दन मरोड़ देते। नहीं, मैंने कहा, अधिकारियों के लिए कहा, और जो हालात थे, जो हालात थे, इस तरह की भाषा एक जनप्रतिनिधि की नहीं, वो भी तीसरी बार आप विधायक हैं, आप मंत्री रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि के ऊपर सवाल उठा रहे हो, लेकिन अधिकारियों पे सवाल उठाना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में राजा होता है, और चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, वो नौकर होते हैं। जब चंद्रकांता मेघवाल एमएलए के नाते, विधायक के नाते थाने में गई, तो जाते ही चंद्रकांता मेघवाल के साथ अभद्र व्यवहार करना और ऐसा व्यवहार करना कि उसकी साड़ी पकड़ के खींचना, द्रौपदी के चीर हरण की तरह उसकी स्थिति वहां थाने में कर देना, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये हालात देखकर उसके पति से रहा नहीं गया, उसने संयम तोड़ा और सीआई के झापट मारा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि झापट मारते ही जितनी पुलिस थी, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेर के लाइट बंद करके रात को 2:30 बजे तक मारा। किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। मैं कहता हूं चंद्रकांता मेघवाल आई थी, आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के आंख के तारे हैं, आप अभी भी नाक के बाल हैं, आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते थे। नहीं, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं निवेदन करूं श्रीपाल जी आपको कि सांसद महोदय थाने में उन्होंने सरकार को अवगत कराया, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, मैंने अवगत कराया, सबको कराया, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। और इसके बावजूद महिला के साथ, एक महिला है, विधायक है, प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर वो थाने में आई है तो बाकायदा एसएचओ को या एसपी है उसको सैल्यूट करके उसको बैठाना चाहिए, सम्मान से बात करनी चाहिए। कहीं सम्मान नहीं, प्रोटोकॉल की बात ठीक है, लेकिन आपने एक भाषा भी इस्तेमाल की कि वो राजा है और वो जनसेवक है। आपको नहीं लगता कि ये मानसिकता जो है वो सामंती मानसिकता है, राजा वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो भी जनसेवक है, डेमोक्रेसी में वो जनसेवक है और ये लोक सेवक है। ब्यूरोक्रेट लोक सेवक है, ब्यूरोक्रेट। और आप जब वोट लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम सेवा करेंगे, आपके जनसेवक बिल्कुल है। अब आप कहते हैं कि आप राजा हैं, ट्रस्टी है, हम जनता के सेवक कह रहे हैं कि राजा है। हाँ, नहीं, राजा यूं माना जाए ना तो लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजा होता है और प्रशासनिक अधिकारी लोक सेवक होते हैं, जनसेवक होते हैं या कर्मचारी होते हैं। लेकिन उसमें जो अंतर आ गया, अब आज अधिकारियों को, नौकरशाही को जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी इसको जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रोटोकॉल में, वो व्यवहार नहीं होता और इसीलिए विवाद खड़ा होता है, इसीलिए टकराव की स्थिति होती है। अपन मानते हैं कि आप कहेंगे कि गर्दन तोड़ दी जाएगी? आप कहेंगे एक राजा जिसका काम होता है न्याय करना, वो कहता है कि सब गर्दन तोड़ देंगे। मैंने इसलिए कहा कि एक एसपी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं एसएचओ होता
और बीजेपी का कार्यकर्ता होता तो मैं उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे देता, क्या उसको शोभा देता है? वो तो रिटायर्ड है, उसकी अब कोई जवाबदेही उस तरह की नहीं है जवाबदेही क्यों नहीं है? उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन कोई कर सकते हैं अगर कोई बयान बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए इस तरह की हिम्मत कर ले कि हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा, तो मैंने भी कहा कि मैं भी गर्दन में रोड़ देता अगर मैं होता तो। मतलब आपको कोई अफसोस नहीं है इस बात नहीं, कोई अफसोस नहीं, बिल्कुल सही कहा मैंने। जब अधिकारी इस तरह चैलेंज करते हैं जी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को चैलेंज करते हैं तो उनको जवाब देना जरूरी है। अच्छा, आपका एक बयान बीच में और भी आया था, वो स्वाभाविक तौर से आपका आधिकारिक बयान नहीं था, वो रिकॉर्डेड था। आपने नोटबंदी को लेकर के भी सवाल खड़ा किया। आपने कहा लोगों ने अपने नोट सेट कर लिए। नोटबंदी को लेके मैंने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माइक के सामने एक शब्द नहीं बोला। आपस में बातचीत कर रहे थे और कहीं से वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर लिया। पत्रकार जो थे मेरे मित्र थे, मैं चाय पिला रहा था। मैंने आपको कहा आधिकारिक बयान नहीं है, नहीं था, आधिकारिक बयान नहीं था। लेकिन आपका इस तरह से कहना, इसका मतलब कहीं के आपको भी संशय था इस पे नोटबंदी? नहीं, बातचीत हो रही थी, आपस में डिस्कशन हो रहा था। पत्रकार भी कुछ नेगेटिव बातें कर रहे थे, मेरे मुंह से भी हो सकता है एक दो बातें ऐसी निकली हो। ठीक है, लेकिन अधिकृत रूप से इस पर बातचीत हम करेंगे। बयान वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आप देखते रहिए सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सीधी सट बातचीत के लिए हमारे साथ हैं श्री भवानी सिंह राजावत। जी हाँ, वही भवानी सिंह राजावत जिन्होंने 35 साल पहले कोटा में छात्र राजनीति से अपना कैरियर शुरू किया और अब भी उसी अंदाज में राजनीति करते हैं। भवानी सिंह जी, आप कह रहे थे कि आपको अफसोस नहीं इस बात पर कि गर्दन मरोड़ दें। आप नोटबंदी को लेकर बात आती तो आप कहते हैं एक अनौपचारिक बयान था, अनौपचारिक बातचीत थी जो रिकॉर्ड होकर के चली गई। बिल्कुल। आप जब विपक्ष में थे और आप आंदोलन करते थे, आपकी पहचान भी यही रही, 3 लोगों की आपकी जोड़ी रही। लोग कहते हैं कि अमर अकबर एंथोनी की तरह आप रहे, ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजल। तीनों की राजनीति का अंदाज भी लगभग वैसा ही था। योगेंद्र खींची का भी एक नाम है। आप उसी अंदाज में राजनीति अब भी कर रहे हैं। 35 साल पहले जिस तरह से करते थे, छात्र राजनीति करते थे, फिर यूथ पॉलिटिक्स में आए, आप अलग अलग यूनियन के अध्यक्ष रहे। वो जो भाषा थी वही भाषा इतनी मेच्योर पॉलिटिक्स के बाद में, इतनी लंबी राजनीति के बाद में आपकी होती है। कभी लगता है कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? देखिए, मेरी राजनीति की बुनियाद संघर्ष रही है। छात्र जीवन में जितना संघर्ष मैंने किया, मेरे भाई ओम बिरला, योगेंद्र खींची, ये भी साथ थे। और उन दिनों में आप देखिए कि हमने 1980 से लेके 79 से लेके लगातार 88, 89 तक जो राजनीति करी। मैंने उस जीवन में 10 साल के जीवन में मेरे ऊपर लगभग 60-70 पुलिस मुकदमे दर्ज हुए और जनहित के मुद्दों को लेके, मतलब पुलिस को लेकर आपके मन में खटास जो है उसी वक्त से खूब पुलिस की लाठियां खाई, लाठियां भी खाई और आधे राजस्थान की जेलें भी देखी। मैं एक महीने जेल में रहा, मैं अलवर जेल में रहा, भरतपुर जेल में रहा, टोंक जेल में रहा और लगातार कोटा जिले के जितने थाने हैं उन थानों के हवालात भी मैंने देखे। पुलिस अन्याय और जुल्म के खिलाफ पुलिस से लगातार टकराए और उसका नतीजा ये हुआ कि कोटा में हमारे दिग्गज नेता थे, दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, हरि कुमार जी, कृष्ण कुमार गोयल, ये वटवृक्ष थे। इनके छाया में पनपना बहुत कठिन काम था, लेकिन ये जो संघर्ष किया जनता को लेके, उससे हमारा धरातल न केवल कोटा में बल्कि पूरे हाड़ौती में जनाधार तैयार हुआ। और उस जनाधार को देखते हुए ही 1985 में मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। ललित जी चतुर्वेदी ने जबरदस्ती पकड़ के बनाया, नहीं बना, आओ राजनीति में आओ। मैं आया राजनीति में और उसके बाद में लगातार, उसके बाद भी संघर्ष कहीं कम नहीं हुआ। 1988 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के, सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन सवाई माधोपुर में वो आंदोलन हुआ, वो चला 6 महीने तक। वो किरोड़ीलाल जी, उसमें भी लाठियां चली थी। हाँ, पीछे से मैंने तो जो लाठियों की जो उस वक्त की टीस है, वो दर्द है, अब भी बोलता है। इसीलिए जब भी आपके सामने कोई पुलिस वाला आता है, संजय गुप्ता आते हैं, आप गाली गलौज करते हैं डीवाईएसपी से। आप एक पुलिस अधिकारी का बयान आता है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का, आप कहते हैं गर्दन मरोड़ देंगे। संजय गुप्ता या वो लक्ष्मण गौड़ एडिशनल एसपी,
इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बेरहमी से मारपीट शुरू करी। और जब मैंने संजय गुप्ता को फटकार करके कहा गाली निकाली आपने? ये नहीं चलेगा, नहीं गाली गलौज किया गाली उस मुंह से ठीक है कि आवेश में कहीं कोई निकल गई होगी, लेकिन लक्ष्मण गोड को तो मैंने हाथ पकड़ के रोका जब वो लाठी चार्ज कर रहे थे। मन कहा नहीं, ये लाठी मेरे ऊपर मारो, अगर मारनी है तो। कार्यकर्ता के ऊपर लाठी मार रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो कई बार उलझना पड़ता है, पुलिस अधिकारी अपना होश खो देते हैं। कार्यकर्ता है बीजेपी का, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है जिसके ऊपर लाठियां चला रहे हो, लेकिन और कहते इससे हैं विरोध कि करना पड़ता है। भवानी सिंह जी कहते हैं कि उम्र और अनुभव व्यक्ति को बदलते हैं। हाँ, आप बदलने को तैयार नहीं, आप उसी आक्रामक शैली में अपनी राजनीति करना देखो चाहते हैं। शैली तो जो विपक्ष है में थे तब समझ में आता था, अब तो आपकी जीवन सरकार है। में शैली जो है, लेकिन आज मेरी शैली, मेरी कार्यप्रणाली, मेरी कार्यशैली, इससे इतने लोग प्रभावित हैं कोटा के, और विशेष करके मेरे विधानसभा क्षेत्र के। अगर मेरी कार्यशैली में कोई कमी होती, अगर कहीं मेरी भाषा शैली में कमी होती, लोगों के चुभती, तो मुझे तीसरी बार एमएलए नहीं बना। अच्छा, एमएलए इलेक्शन के वक्त भी एक आपका ऑडियो आया था, वीडियो आया था लोहार बस्ती का। हाँ, आपने कहा कि वोट नहीं मिलेंगे, वोटों का पता चल जाता है, वोट नहीं मिले तो बस्ती उजाड़ देंगे आप। मैंने कहा, ये तो बिल्कुल गलत- कहा। आप बस्ती उजाड़ने की धमकी दे नहीं, सकते मैं थे धमकी नहीं वोट दे के रहा लिए। था। मैं उनको कह रहा था कि मैं तुमको सब सुविधाएं दे रहा हूं, यहाँ पे रहने की सुविधा अवैध रूप से रह रहे हो, फिर भी रहने का अधिकार तुम्हें दे रहा हूं, पीने का पानी मतलब पिला आप रहा हूं, अवैध चीज को संरक्षण देते हैं। बिजली दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। इसके बाद में मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं, तुम तुम्हारा धर्म निभाना, और मैं कहूं उसको वोट देना। नहीं दोगे तो बस्ती उजाड़ देंगे। नहीं, ऐसा ये तो रिकॉर्डेड है। कहा मैंने, जरूर कहा कि देखो कहीं मेरे ऊपर कुठाराघात मत करना, मेरे को ठेस मत पहुंचाना, नहीं तो मैं अवैध रूप से रह रहे तो मैं बाहर निकाल दूंगा। नहीं तो आप अपना आदर्श इस तरह की राजनीति के लिए किसको मानते हैं? क्योंकि आप तो जो आपकी सक्रिय राजनीति है, हाँ, उसमें कहा जाता है कि वसुंधरा जी के साये में, उनके संरक्षण में आपकी ये राजनीति आगे बढ़ी। देखो संरक्षण में है, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी जगह बिल्कुल वो सही तो हूँ। उस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल भी नहीं जनता के बीच में कहता हूँ बिल्कुल सही कहता हूँ, और जनता उसको एप्रिशिएट करती है और मुझे बार बार चुनाव में जिताती है। लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि आदर्श जो है, मैं भैरव सिंह जी शेखावत को आदर्श मानता हूँ राजनीति में। उन्होंने भी नहीं कहा होगा कि कभी नहीं, आप नहीं कहा बोली से नहीं कहा, लेकिन भैरव सिंह जी शेखावत ने जन जन के बीच में अलग अलग तबकों के हर उसमें संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया जीवन में। और उनके उस संघर्ष को देखते हुए कि एक छोटे से गांव में खाचरावास में वो पैदा हुए, उस गांव की पगडंडी पे चलते हुए देश के सर्वोच्च दूसरे संवैधानिक पद पे पहुंचे। मैं भी छोटे से गांव में पैदा हुआ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी एमएलए लेकिन भी आप तो अपने रास्ते बन जाऊंगा। अवरोध कर रहे हैं। मैं इस तरह के बयान दे करके, इस तरह की भाषा के साथ, इस तरह के विद्रोह के साथ, उस पर बातचीत करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए सीधी सट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक और पूर्व संसदीय सचिव श्री भवानी सिंह राजावत। राजावत साहब, आप अभी कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि आप शेखावत साहब को आदर्श मानते हैं। उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति की, उन्होंने कभी आपा नहीं खोया, आप आपा खो देते हैं। आप जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी ये शैली, जो जीवन शैली है, वेशभूषा है और आपकी मुस्कान है जी। लेकिन आप जो ही मुंह खोलते हैं कोई विवाद को जन्म देते हैं। आप कभी बस्ती को हटाने की बात कर देते हैं, कभी किसी अधिकारी से गाली गलौज करते हैं, कभी आप गर्दन मरोड़ने की बात करते हैं। तो ये सीखा कहाँ से? क्योंकि शेखावत साहब भी ये नहीं कहते थे, और जिनके साये में, जिनके संरक्षण में आप आगे बढ़े, वसुंधरा जी, वो भी आमतौर पर इस तरह की भाषा कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं, आप ये आरोप तो लगा रहे हो इन विवादों आरोप को नहीं है, लेकर। तो सब चीजें नहीं, हैं लेकिन ऑन रिकॉर्ड। ये विवाद, ये हालात खड़े क्यों, ये उसमें आपको गहराई में जाना पड़ेगा। हर मुद्दे में गहराई में जाओगे तो मेरे को सही मानोगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही किया। अधिकारी अगर कहीं अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है जनता के ऊपर, तो उस अधिकारी को हम माला नहीं पहनाएंगे। उसकी शिकायत कीजिए आप सरकार को। कहाँ शिकायत आप तो करेंगे? विधायक हैं, नहीं, कई शिकायत भी आप कई बार मौके पे न्याय करेंगे। कई बार शिकायत भी करते हैं, लेकिन उस शिकायत का
तत्काल कोई हल नहीं होता, और इसलिए कई बार उसको सबक मिलना चाहिए अधिकारी को कि हाँ मैं गलती पे हूँ। अच्छा, और आपके इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आपके कई राजनीतिक मित्र जो हैं उनको लगता है कि भवानी सिंह जी की इन दिनों जो भाषा बदली हुई वो एक हताशा की वजह से बदली हुई है। उनको उस तरह के भाव नहीं मिलते जिस तरह की सरकार में पहले उनको मिलते थे, उस तरह की उनकी पहुंच नहीं रही जैसे पहले थी। और अब तो कहा भी ये जा रहा है कि वो आप नया गुट तलाश रहे हैं, नया दल भी आपको लगता है कि वहाँ पे आपका स्कोप ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं। मैं अब तक के राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हूँ, आज के हालात में भी संतुष्ट हूँ। वसुंधरा जी का मैं वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, और कोई भी कदम आज तक मैंने ऐसा नहीं उठाया जो कहीं उनको आघात पहुँचे, कहीं ठेस पहुँचे, कहीं उनकी राजनीतिक छवि के ऊपर कहीं कभी डांट वांट पड़ी इस तरह की भाषा जब आप इस्तेमाल करते हैं? आप कहते हैं कि साहब प्लेन ही नहीं उतरने देंगे आप तो पीएम का, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनेंगे। वो मैं आपको बताऊं, पीएम की आप बात करते हैं, आपके एमपी ओम बिरला जी भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब आप रोक करके दिखाएं। देखिए, एक समारोह था, पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन। मैंने जन जन की जो आवाज़ थी कोटा की, वो ये कही बिरला जी को, मेरे मित्र हैं, मैंने कहा कि बिरला जी ठीक है, केंद्र ने पासपोर्ट दे दिया, लेकिन पासपोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट बहुत आवश्यक है। इस पासपोर्ट को जेब में लेके घूमते रहेंगे। एयरपोर्ट तो है वहाँ पर, एयरपोर्ट है, छोटा है, और वहां पर कोई प्लेन बड़ा वीआईपी के लिए बड़ा आपका प्लेन कहने का उतरता, मतलब वो वीआईपी एयरपोर्ट। आपने कहा वीआईपी को उतरने नहीं देंगे आप? वीआईपी एयरपोर्ट है। नहीं, आपने कहा उतरने नहीं देंगे VIP। मैंने ये कभी नहीं कहा। आप रोक सकते हैं किसी को VIP मैंने को ये उतरने से? कहा कि प्रधानमंत्री जी बाई दी वे कभी कोटा आए तो उनको उतरते ही ये हालात बताए जाए, उनको अवगत कराया जाए, प्रार्थना की जाए, निवेदन किया जाए कि ये एयरपोर्ट केवल वीआईपी का है, छोटा है, कोटा में नए एयरपोर्ट की आवश्यकता है। उतरने नहीं देंगे, आपने कहा उतरने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा। अच्छा, आपको कई बार लगता है, कभी बाद में आप एनालिसिस करते होंगे, आपको लगता होगा कि मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था सार्वजनिक तौर पर? ऐसा तो कोई आज तक मैंने बयान दिया नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है उसको जिस रूप में पेश किया जाता है उसको लेके मुझे ठेस पहुंचती है कि मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, उन भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसको लेके ठेस होती है। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों कौन से गुट में हैं आप? क्योंकि अभी ओम जी माथुर साहब से आपकी मुलाकात की भी बड़ी चर्चा हो रही बीजेपी में। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वसुंधरा जी का वफादार सिपाही हूँ, पहले भी वसुंधरा जी के साथ था, आज भी वसुंधरा जी के साथ हूँ, आगे भी वसुंधरा जी के साथ हूँ। लेकिन आपके बयानों से कई बार लगता है कि अब आप बीजेपी से अलग एक रास्ता तलाशना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बीजेपी आपको बाहर का रास्ता दिखा दें, फिर आपको नया स्कोप। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी मेरी माँ है, आत्मा है, और इसलिए बीजेपी को छोड़ने का, कोई गुट बनाने का जीवन में कभी सोच ही नहीं सकता। नहीं, गुट नहीं, अलग रास्ता अख्तियार करना। नहीं, अलग रास्ते की आवश्यकता ही नहीं। मैं राष्ट्रीय धारा में हूँ, पार्टी में हूँ, जिम्मेदार विधायक हूँ, इसलिए जरूरत ही नहीं मुझे। तो फिर जो संघ के संस्कार हैं, जो कभी भी इस तरह की आक्रामक भाषा, कम से कम गर्दन मरोड़ने वाली बात, तो वो भी अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए, उनके साथ रहते हुए इतनी लंबी संगत के बाद भी आपकी भाषा यही है, या आपने वहीं से कहीं से सीखा? केवल इसके ऊपर ही आप फोकस डाल रहे हो, संसदीय भाषा पर ही, लेकिन मेरी संसदीय भाषा, मेरी मृदु भाषा, मेरी व्यवहारिकता, मृदु भाषा और आपकी जो मुस्कान है उसके तो हम कायल हैं, व्यवहारिकता, लेकिन उसके बीच में जो आपकी भाषा निकल करके आती है वो आपको आमतौर पे विवादों में देखो, कभी कभी हालात खड़े होते हैं, लेकिन जनता के बीच में जो मेरी लोकप्रियता है, जो मेरी व्यवहारिकता है, उसको लेके आज ही मेरे क्षेत्र की जनता कायल है। और मेरे को कहीं भी नहीं, किसी इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस इतनी बड़ी मेजोरिटी लाती है तब भी आप जीत करके आते हैं। आप लगातार तीसरी बार वहाँ से विधायक हैं, वहाँ का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है या जो इक्वेशन है उसके बावजूद आप जीत करके आते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन कई बार उसमें लगता है कि आप डर भी बैठा देते हैं उनके मन में। लोहारों को कहते हैं कि बस्ती उजाड़ देंगे अगर वोट नहीं दिया तो। लोहार बस्ती को लेकर के आप कह देते हैं कि साहब वोट नहीं दिया तो देखो बस्ती उजाड़ देंगे। वो लोहार बस्ती नहीं थी, लोहार बस्ती तो पास में है, वो दूसरी बेम्बे जो भी बस्ती थी उसको उजाड़ देंगे। बेम्बे योजना है, उसमें इस तरह का मैंने जो कहा न, उसको उन्होंने भी अदरवाइज नहीं लिया, तालियां बजाई खूब
जो मैंने कहा। मतलब वो अप्रिशिएट करते हैं, Appreciate आपकी किया तारीफ करते हैं कि आप इस तरह से appreciate सीधी किया, बात करते हैं। उन्होंने ये सोचा कि हाँ इनका हक है और इसलिए ये ऐसी बात कर मतलब आप भी सीधी सट बात करते हैं। सीधी सट जैसे आप कर रहे हैं सीधी सट, वैसी मैं जनता से भी सीधी सट बात करता हूँ। मतलब मैं चरित्र जो अधिकार है समझता आपका, हूँ मेरी जनता पे, और इसलिए इस तरह की बात करता हूँ, और जनता इसको लेकर कहीं नाराजगी प्रकट नहीं करती। इस साफगोई के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी सट में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। आज हमारे साथ थे बीजेपी के नेता श्री भवानी सिंह राजावत।